सो हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल श्रुति कैम। आज के इस लेक्चर में, जो कि लेक्चर नंबर 6 है, वो उसमें हम डिस्कस करेंगे आयनिक मोबिलिटी को। आयनिक मोबिलिटी को हम समझेंगे कि ये होती क्या चीज़ है। देखिए, इसके पहले आपने डिस्कस किया हुआ है कि इन्फिनाइट डाइल्यूशन पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं वो कम्प्लीटली डिसोसिएटेड होते हैं। ये चीज़ आपको अभी काफ़ी क्लियर हो चुकी होगी। जैसे कि आपका NaCl है, KBr है, HCl है, ये सारे क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। ये हमेशा 100% डिसोसिएटेड होते हैं। ऑल्दो ये सारे कम्प्लीटली डिसोसिएटेड होते हैं, फिर भी जो इनकी मोलर कंडक्टेंस है वो डिफरेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल, आपकी मोलर कंडक्टेंस NaCl की कुछ अलग होगी, मोलर कंडक्टेंस KBr की कुछ अलग होगी, और मोलर कंडक्टेंस HCl की कुछ अलग होगी। ये सारे इक्वल नहीं होंगे। ये क्यों इक्वल नहीं होते हैं? क्योंकि हर एक आयन की स्पीड अलग अलग होती है। हालांकि सारे कम्प्लीटली डिसोसिएटेड हैं, मगर कम्प्लीटली डिसोसिएट होने के बावजूद हर आयन की अपनी एक पर्टिकुलर स्पीड होती है। चाहे आप दो मोटे आदमी को ले लो, चाहे दो पतले आदमी को ले लो, अगर ये डिसोसिएट हो भी गया तो मोटा आदमी पतले आदमी की स्पीड से नहीं दौड़ सकता। हर इंसान की स्पीड अलग होती है, वैसे ही हर आयन की स्पीड अलग होती है। अब इस आयन की क्या स्पीड होती है एक किसी पर्टिकुलर सेट ऑफ कंडीशन में, वो उसकी आयनिक मोबिलिटी होती है। सो नाउ टेक अ कंडीशन कि आपके पास एक कोई सॉल्यूशन है, उसमें अज्यूम करते हैं कोई भी आयन, फॉर एग्जांपल हम Na प्लस आयन ले लेते हैं, वो पड़ा हुआ है। अब यहाँ पे हमने इलेक्ट्रोड लगाया, ठीक है, इलेक्ट्रोड लगाया, ये आपका नेगेटिव हो गया, ये आपका पॉजिटिव इलेक्ट्रोड हो गया। अब ये Na प्लस है वो इसके तरफ मूव करेगा, ठीक है, मूव करेगा ना। तो अभी जो Na प्लस है, मैंने क्या बोला, हर आयन की अपनी अलग स्पीड होती है। स्पीड क्या होती है, कितना डिस्टेंस वो मूव करता है कितने सेकेंड में। यहाँ पे मोशन क्यों होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से मोशन होगा। जितना पुल लगेगा तो वो पुल कितना होगा, पुल डिपेंड करेगा एक तो आपके वोल्ट पे, कितना वोल्ट अप्लाई किया गया है, दूसरा इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है इलेक्ट्रोड में। तो जो पुल होता है, इसको आयंस को मूव कराने का जो फोर्स होता है वो होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट। मतलब जितना भी वोल्ट अप्लाई किया गया है, कितना भी पोटेंशियल अप्लाई किया है, बाय द डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड। मान लो यहाँ पे लेंथ कुछ L है, तो जो भी आपका पोटेंशियल है बाय डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड, यही पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है, और यही रिस्पॉन्सिबल होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पुल के लिए, ट्रैक्शन के लिए, जिसके वजह से आयन मूव करते हैं। तो जो स्पीड होगी वो क्या होगी, डिस्टेंस बाय टाइम, और एक और फैक्टर यहाँ पे जुड़ जाएगा कि कितना आपको पुल लग रहा है, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो आयनिक मोबिलिटी क्या होती है, आयनिक मोबिलिटी होती है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द आयन in per unit time and under the influence of per unit potential gradient। तो मान लो हमने कंडीशन फिक्स कर ली, हमने क्या कंडीशन फिक्स कर ली कि पोटेंशियल ग्रेडियंट 1 वोल्ट पर मीटर है, यानी इनके बीच का डिस्टेंस 1 मीटर है, और यहाँ पे 1 वोल्ट की पोटेंशियल अप्लाइड है, यानी आपको पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या हो गया, 1 वोल्ट पर मीटर। 1 वोल्ट पर मीटर के पोटेंशियल ग्रेडियंट के इन्फ्लुएंस में ये आयन 1 सेकेंड में जितना डिस्टेंस मूव करेगा वही आयनिक मोबिलिटी होती है, ठीक है। डिस्टेंस मूव बाय दिस पर्टिकुलर आयन इन 1 सेकेंड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ 1 वोल्ट पर मीटर पोटेंशियल ग्रेडियंट इज कॉल्ड द आयनिक मोबिलिटी। ओके, तो क्या टाइम फिक्स किया, 1 सेकेंड। क्या पोटेंशियल ग्रेडियंट फिक्स किया, 1 वोल्ट पर मीटर। तो आयनिक मोबिलिटी क्या होती है इन दोनों केस में, जो डिस्टेंस होगी वही आपकी आयनिक मोबिलिटी होगी। ओके, तो यहाँ पे आप समझ चुके होंगे होपफुली। अगर नहीं समझो तो एक क्वेश्चन के थ्रू मैं इसको और अच्छे समझा देती हूँ। चलो, तो क्वेश्चन क्या है कि अ पोटेंशियल ऑफ 12 वोल्ट was applied between the electrodes which were 20 सेंटीमीटर अपार्ट, ठीक है। पोटेंशियल जो आपको अप्लाई किया गया था वो 12 वोल्ट था, और जो इलेक्ट्रोड के बीच का डिस्टेंस था वो 20 सेंटीमीटर था। और जो सोल्यूशन था, सोल्यूशन में आपके अमोनियम आयन है, ठीक है, सोल्यूशन में आपके अमोनियम आयन है, जो 1 आवर में 1.6 सेंटीमीटर मूव करता है, ठीक है, 1.6 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर करता है। क्वेश्चन क्या है, a potential of 12 volt was applied between the electrodes which were 20 centimeter apart. A dilute solution of ammonia were placed between those electrodes and
ammonium ion cover distance of 1.6 centimeter in 1 hour. What is the mobility of ammonium ion? ठीक है, तो जस्ट आप फॉर्मूला पुट करो. आयनिक मोबिलिटी मैंने क्या बताया था? स्पीड डिवाइडेड बाय पोटेंशियल ग्रेडियंट. स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस बाय टाइम इनटू 1 बाय पोटेंशियल ग्रेडियंट. अब यहाँ पे सबसे बड़ा फैक्टर क्या है? यहाँ पे आपको एक फैक्टर ध्यान देना है यूनिट्स का. जो मैंने आपको पहले प्रीवियसली बताया था वो क्या बताया था? टाइम 1 सेकेंड था और आपका पोटेंशियल ग्रेडियंट 1 वोल्ट पर मीटर था. तो आपको आवर्स को पहले सेकेंड में चेंज करना होगा. तो 1 आवर इक्वल टू 3600 सेकेंड्स एंड ये दोनों सेंटीमीटर्स में है तो आपको मीटर्स में चेंज करना होगा. ये क्या हो जाएगा? 0.2 मीटर और ये क्या हो जाएगा? 1.6 × 10⁻² कर देते हैं अभी मीटर. ठीक है, अब सारे यूनिट्स फिक्स हो गए हैं हमारे. बस यहाँ पे पुट कर दो 1.6 × 10⁻² डिस्टेंस मूव इन 3600 सेकेंड. और पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होगा? पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है? यहाँ पे देख लो, जितना भी वोल्ट अप्लाइड होता है और इलेक्ट्रोड्स के बीच का डिस्टेंस. तो इलेक्ट्रोड्स के बीच का डिस्टेंस कितना है? 12 वोल्ट बाई 0.2. यही होता है ना. इसको यहाँ पुट कर दो 12 बाई 0.2. जस्ट इसको सॉल्व करेंगे तो वी विल गेट द आंसर एंड आंसर विल बी पर वोल्ट पर सेक मीटर स्क्वायर. ओके, this is your answer. This is the ionic mobility of ammonium ion. Okay, so I guess आपको आयनिक मोबिलिटी का आइडिया लग गया होगा. बहुत ही सिंपल होता है. यहाँ पर कुछ फैक्टर्स का आपको ध्यान देना है कि कितना वोल्ट अप्लाइड है, इलेक्ट्रोड्स के बीच में डिस्टेंस कितनी है और कितने टाइम में वो कितना डिस्टेंस मूव किया है. ओके, सबको पुट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा. अगर फॉर्मूला लर्न करना है तो ये फॉर्मूला लर्न करो ताकि आपको सारा क्वेश्चन करने में आसान हो. ठीक है, और कॉन्सेप्ट ये लर्न करना है तो बस ये याद रखो 1 सेकेंड में 1 वोल्ट पर मीटर में कितना डिस्टेंस मूव करेगा आयन, वही उसकी आयनिक मोबिलिटी होगी. ओके, लेट्स प्रोसीड. ओके, सो रिमेंबर जो गैसियस के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी जो स्पीड होती है वो हमारे आयनिक मोबिलिटी से बहुत ज़्यादा होती है. क्यों ज़्यादा होती है? क्योंकि सॉल्यूशन में बहुत सारे आयंस प्रेजेंट होते हैं. तो जब मूव करते हैं तो उनका कोलिजन भी होता है. कोलिजन की वजह से उनकी स्पीड पे, उनकी आयनिक मोबिलिटी पे फर्क पड़ता है. इस वजह से सॉल्यूशंस में जो स्पीड होती है वो बहुत कम होती है और गैसियस मॉलिक्यूल की जो स्पीड होती है वो बहुत ज़्यादा होती है. यहाँ पे एक इनऑर्गेनिक का पोर्शन भी हम कवर कर लेते हैं. सबको पता है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम. ठीक है, ये क्या है? 1s ग्रुप के मेंबर्स हैं. 1s ग्रुप के मेंबर्स हैं. ये क्या है? 1s ग्रुप के मेंबर्स हैं. अब यहाँ पे नोट करो, आयनिक मोबिलिटी से क्वेश्चन आता है ना. आयनिक मोबिलिटी से क्वेश्चन आता है. तो क्वेश्चन होता है कि ये इनके जो रिस्पेक्टिव आयंस होते हैं, लिथियम प्लस, सोडियम प्लस, पोटेशियम प्लस, रुबिडियम प्लस, सीजियम प्लस. ठीक है, ये आयंस की जो मोबिलिटी होती है वो डाउन द ग्रुप इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी? आंसर मोस्ट प्रोबेबली सबको पता ही है, फिर भी मैं डिस्कस कर लूँ. एक पहली नज़र में कोई देखेगा तो बोलेगा डाउन द ग्रुप साइज बल्कियर होता है, बड़ा होता है, और बड़ा रहेगा तो उसका मोशन स्लो होता है. तो ऐसा देखने में लगता है कि डाउन द ग्रुप जाने पे इसकी आयनिक मोबिलिटी रिड्यूस होगी. ठीक है, मीन्स जो आयनिक मोबिलिटी होगी लिथियम आयन की वो ज़्यादा होगा सोडियम आयन से, वो ज़्यादा होगी पोटेशियम आयन से, वो ज़्यादा होगी रुबिडियम आयन की, और वो ज़्यादा होगी सीजियम आयन की. बट पाया क्या गया? इसका उल्टा पाया गया कि सीजियम आयन की मोबिलिटी सबसे ज़्यादा है, देन रुबिडियम आयन की है, देन पोटेशियम आयन की है, देन सोडियम आयन की है, एंड देन लिथियम आयन की है. इसका रीज़न क्या होता है कि जब सॉल्यूशन फॉर्म में होते हैं, तो ये सारे आयंस क्या होते हैं? सॉल्वेटेड होते हैं. सॉल्वेटेड होने का मतलब कि जैसे लिथियम आयन फॉर एग्जांपल ले रही हूँ मैं, वाटर में डाल रहे हैं तो क्या होता है? यहाँ पे वाटर से ये क्या हो जाते हैं? इंटरैक्ट करते हैं. ठीक है, तो वाटर से जैसे इंटरैक्ट किया तो इसको क्या दिया हमने? हाइड्रेशन. या फिर किसी और सॉल्वेंट से करेगा तो उस तरह से कहते हैं सॉल्वेशन. लिथियम आयन यहाँ पे चारों तरफ से वाटर से हाइड्रेटेड हो गया है. अब हाइड्रेशन लिथियम के केस में ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा होता है. क्यों ज़्यादा होता है? क्योंकि चार्ज डेंसिटी, जो चार्ज है वो और साइज का रेशियो, ठीक है, ये आपको देता है चार्ज डेंसिटी. यानी ये एक इलेक्ट्रिकल पुल को बताता है. जितना ज़्यादा चार्ज होगा
और जितनी छोटी साइज होगी आयन की उतनी ज़्यादा उसका चार्ज डेंसिटी होगा, उतनी ज़्यादा उसका एक फील्ड होगा, इलेक्ट्रिकल फील्ड होगा। तो लिथियम आयन जो है, इन सारे का चार्ज तो सेम है, सबका चार्ज +1 है, मगर साइज क्या है, बढ़ती जा रही है। तो चार्ज डेंसिटी क्या होगी, घटती जाएगी। साइज बढ़ने से चार्ज डेंसिटी आपकी घटती जाएगी। तो चार्ज डेंसिटी के घटने से जो इनका पुल होता है वाटर मॉलिक्यूल पे, वो डाउन द ग्रुप डिक्रीज होता है। तो लिथियम का ज़्यादा पुल होने की वजह से, हाइड्रेशन की वजह से जो पूरा साइज होगा वो बहुत बड़ा होगा, और सीजियम का लेस पुल के वजह से जो हाइड्रेटेड स्फीयर का जो साइज होगा वो बहुत कम होगा। तो इस वजह से साइज जो होता है वो पूरा हाइड्रेटेड मॉलिक्यूल का लेते हैं, एक पर्टिकुलर आयन का बस नहीं लेते हैं, ये पर्टिकुलर आयन का नहीं लेंगे, ये पूरे हाइड्रेटेड आयन का लेंगे, ठीक है, क्योंकि ये जब मूव करेगा तो इनके साथ मूव करेगा। तो जितना छोटा हाइड्रेशन स्फीयर उतनी तेजी होगी उसकी स्पीड में, यानी सीजियम का सबसे छोटा होगा साइज, इसलिए सीजियम सबसे फास्ट होगा। ओके, तो इसका कॉन्सेप्ट छोटा सा इतना ही है। सेकेंड आते हैं वाटर के केस में, H+ में, ठीक है। इसकी कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको आप समझोगे तो आपको बहुत मजा आएगा। चलो आप बताओ, आप मुझे सब बताओ, हाइड्रेशन क्या है यहाँ पे, लिथियम से H+ की हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगी, है ना। हाइड्रेशन इसका ज्यादा होगा तो इसका जो स्फीयर, हाइड्रेटेड स्फीयर, वो लिथियम से भी ज्यादा होगा, क्योंकि साइज तो लिथियम से भी छोटी है। तो ये सबसे ज्यादा स्लो होना चाहिए, ठीक है, बहुत स्लो होना चाहिए इसका मोशन। बट देखा गया इसका मोशन जो है वो एक्सट्रीमली फास्ट है, फास्टेस्ट मूविंग आयन है ये। अब ऐसा कैसे हो गया, लिथियम को तो बोला बहुत स्लो हो जाता है चार्ज डेंसिटी की वजह से, मतलब H+ की चार्ज डेंसिटी तो उससे भी ज्यादा हाई है, तो ये सबसे ज्यादा फास्टेस्ट हो गया, तो सबसे स्लोएस्ट होना चाहिए। इसका रीजन ये नहीं है, इसका रीजन कुछ और है। यहाँ पे हाइड्रेटेड स्फीयर जो है ना, वो सारा मूव नहीं करता, यहाँ पे इसकी कुछ अलग ही कहानी है। उस कहानी को कहते हैं ग्रोथस टाइप मैकेनिज्म। ग्रोथस टाइप मैकेनिज्म, इसकी अलग ही एक चाल है। ग्रोथस टाइप मैकेनिज्म की वजह से इसकी मोबिलिटी जो होती है वो फास्टेस्ट हो जाती है, इट इज फास्टेस्ट मूविंग आयन। अब देखते हैं कैसे हो रही है। ओके, तो जो H+ है वो वाटर में किस फॉर्म में रहता है, वो हमेशा हाइड्रेटेड फॉर्म में रहता है, कभी भी सोलिली प्रेजेंट नहीं होता वाटर में। H+ कभी इस तरह से प्रेजेंट नहीं होता, वो हमेशा हाइड्रेटेड होता है, चाहे 1H2O से हाइड्रेटेड हो, चाहे वो 4 वाटर मॉलिक्यूल से हाइड्रेटेड हो। 4 वाटर मॉलिक्यूल मीन H+ और 4H2O, मतलब H9O4+, ठीक है। वो इस तरह से एसोसिएटेड फॉर्म में ही एग्जिस्ट करता है। एक हाइड्रेटेड वाटर मॉलिक्यूल में बना के दिखाती हूँ, ठीक है, कुछ इस तरह से एग्जिस्ट करता है। अभी ये जो स्ट्रक्चर है इसका साइज बहुत ज़्यादा है, तो आपको पहले जैसा लगा नॉर्मल, अगर हम जनरल मेथड से देखें तो इसकी स्पीड बहुत स्लो होनी चाहिए, बट ये बहुत फास्ट होती है। क्यों फास्ट होती है, क्योंकि यहाँ पे एक रीअरेंजमेंट मैकेनिज्म होती है, उसको कहते हैं ग्रोथस टाइप मैकेनिज्म। अब उसको करके देखते हैं कैसे होती है। इस तरह से नहीं, एसोसिएटेड फॉर्म में लिख के दिखाती हूँ मैं। जैसे आपका ये H+ आयन है, ठीक है, H+ आयन हमेशा इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ओके, तो ये हमने बनाया। अब ये अदर वाटर मॉलिक्यूल से एसोसिएटेड है, और वाटर मॉलिक्यूल में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। तो ये हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन से हाइड्रोजन बॉन्डेड होएगा दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के, और ये दूसरे से बॉन्डेड होगा, और ये किसी और से बॉन्डेड होगा। ओके, अब क्या हो रहा है, ये पूरा स्फीयर मूव नहीं कर रहा है, बस इस हाइड्रोजन बॉन्ड और ये कोवलेंट बॉन्ड का रीअरेंजमेंट हो रहा है। अच्छा, तो आपको पता ही होगा हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है वो कोवलेंट बॉन्ड के कंपैरिजन में हल्का सा वीक होता है, बट किसी और बॉन्ड के कंपैरिजन में स्ट्रॉन्गर होता है। तो इसकी जो लेंथ होती है वो इससे बस थोड़ी सी लंबी होती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। तो ये रीअरेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो बॉन्ड है अब यहाँ रीअरेंज करेगा, ये जो बॉन्ड है यहाँ रीअरेंज करेगा, ये यहाँ रीअरेंज करेगा, ये यहाँ रीअरेंज करा, और ये H+ इस वाटर मॉलिक्यूल के पास पहुंच गया, ठीक है। तो यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, ये जो होगा वो हाइड्रोजन बॉन्डेड हो जाएगा, और ये जो होगा वो कोवलेंट बॉन्डेड हो जाएगा, ठीक है। तो अब सारे हाइड्रोजन बॉन्ड कोवलेंट बॉन्ड में कन्वर्ट हो गए, और कोवलेंट बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड में। तो ये जो H+ हो गया ये आपका इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डेड हो गया, तो यहाँ से आपको अब पॉजिटिव साइन हट गया, और अब
पॉजिटिव साइन क्या हो गया, यहाँ डेवलप हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, एक्चुअल मूवमेंट ऑफ आयन नहीं हो रहा है, एक जो है आपका ये H वो बस रीअरेंजमेंट की वजह से यहाँ पहुंच गया बिना एक्चुअली मूव किए। ओके, सो नाउ दिस इज कॉल्ड ग्रोथस टाइप मैकेनिज्म। तो ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है ना, वो ज्यादा इंटेंसिव कहाँ होता है, सॉलिड्स में। तो जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड होगा उतना फास्ट आपका ये रीअरेंजमेंट होगा। तो आइस में जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी है, जो H+ आयन की मोबिलिटी है, वो सबसे ज्यादा होती है और लिक्विड में कम हो जाती है, गैसेस वाटर मॉलिक्यूल में नेग्लिजिबल होती है। ठीक है, तो वाटर लिक्विड फॉर्म में इसमें होती है, आइस के फॉर्म में 50 टाइम्स ज्यादा होती है लिक्विड से, और गैसेस में नेग्लिजिबल होती है। ठीक है, तो ये आयनिक मोबिलिटी हो गया। और H+ का ये रीजन आपको अपने माइंड में फिक्स कर लो, कुछ नहीं है, बस पहले आपने एक H+ आयन बनाया, फिर इसको वाटर मॉलिक्यूल के साथ सिंपल हाइड्रोजन बॉन्ड करके दिखाया, फिर क्या किया, बस हमने क्या किया, कोवलेंट बॉन्ड और हाइड्रोजन बॉन्ड को इंटरचेंज कर दिया। ठीक है, इस तरह से जंप करके करते हुए दिखाओगे और आपको दिख जाएगा पूरा मोशन, बहुत ही ईजी है। सो गाइस, दिस इज इट, दिस वाज योर आयनिक मोबिलिटी एंड ग्रोथस टाइप मैकेनिज्म, बहुत ही सिंपल है। Secondly, guys, please subscribe and share the videos. If you people are not watching it, then um, I'm making this videos not worthy. तो आपको लगता है ये वीडियोस वर्दी हैं तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, और अगर वर्दी नहीं है, ज़्यादा सब्सक्राइब और शेयर नहीं होंगे, तो मुझे एक मैसेज मिल जाएगा कि मुझे नहीं बनाना चाहिए, आपको उतना पसंद नहीं आ रहा है। एंड कीप रिवाइजिंग एंड कीप स्टडिंग बुक्स। ओके, ज़्यादा नोट्स के चक्कर में नहीं पढ़ो, नोट्स से आपका कॉन्सेप्ट बिल्डिंग नहीं होता, बुक से कॉन्सेप्ट बिल्डिंग होता है, मैं बार बार कहती हूँ। ओके गाइज, बाय बाय।